जी, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहला हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है 3.1। इसमें कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सेलरेशन गिव एसआई यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इसमें आप गौर करें, सबसे पहले हम वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी को। यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखें, व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये हमने अपने टॉपिक में भी बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर बॉडी की वेलोसिटी बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, बॉडी एक जैसे इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो हम कहते हैं इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। और इसकी एक बड़ी अच्छी पहचान ये है कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आंसर सेम आएगा अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उसकी वजह क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। जब एक चीज़ चेंज ही नहीं हो रही तो चाहे आप उसका एवरेज ले लें, चाहे किसी एक इंस्टेंट की बात कर लें, आंसर सेम आएगा। इसके बाद है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी है जिसमें बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर ना करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। इसका मतलब ये है कि अब उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू मुसलसल चेंज हो रही है और आपके पास एवरेज और इंस्टेंटेनियस का आंसर सेम नहीं आएगा। इसके बाद अगर हम वेरिएबल वेलोसिटी की बात करें, बॉडी अगर चेंजिंग यानी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हम कहते हैं बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आ गया है। और फिर हम एक्सेलरेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसी तरह फिर आगे उसने दोनों के यूनिट्स पूछे थे, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट हो गया और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेल। जी, सेकंड क्वेश्चन वो कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू वेलोसिटी व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज इन एयर। जब आप ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो होगा क्या? देखें, वर्टिकली अपवर्ड आपने ऑब्जेक्ट को फेंका, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है अपवर्ड। अब बॉडी जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाके टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर ये वापस आएगा। इस पूरी मोशन के दौरान एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मुसलसल डाउनवर्ड है, और चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मुसलसल डाउनवर्ड है यानी ये इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है, तो मैं कह सकता हूं कि इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वुड बी नेगेटिव। अब आप गौर करें, आगे एक्सप्लेनेशन में भी सेम वही सारी बात लिखी गई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इनिशियल वेलोसिटी को रेफरेंस लेंगे और इनिशियल वेलोसिटी के लिहाज से एक्सेलरेशन थ्रू आउट नेगेटिव है यानी डाउनवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ सो गिव एन एग्जांपल। क्या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकती है? अगर ऐसा है तो एग्जांपल दें। यस, कर सकती है, और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही रहेगा। किस तरह से? अब गौर कीजिएगा, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से अपवर्ड फेंकता हूं तो देखें इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, और जैसे जैसे ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी, यानी अब वेलोसिटी डाउनवर्ड हो गई है। लेकिन थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जानते हैं कि उसकी डायरेक्शन मुसलसल डाउनवर्ड ही है, और साथ ही साथ वो मुसलसल कांस्टेंट भी है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इसके साथ मुसलसल एक नेगेटिव साइन आएगा, और नेगेटिव साइन आने की वजह क्या है? वजह यह है कि ये इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट है। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने ये पूछा था कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और वेलोसिटी रिवर्स कर सकती है अपनी डायरेक्शन, तो हम कहेंगे यस, कर सकती है। नेक्स्ट यही बात लिखी गई है, यस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन रिवर्स डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इसके बाद हमने इसी बात को एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन कर दिया। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये बात मैंने साइड पे आपको एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद वो कह रहा है स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। अब जानते हैं वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो स्पीड होती है, अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट रह सकती है? इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है।
एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। यस, ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है सिर्फ डायरेक्शन की तब्दीली की वजह से, तो फिर हो सकता है स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से चेंज हो रही है। सो दिस स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट। सी में कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वेलोसिटी इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। ये भी हो सकता है। अभी हमने लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन में ये बात की है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके बॉडी थोड़ी देर के लिए रुकेगा, लेकिन वहां भी आप गौर करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मौजूद था। इसके बाद वो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी। ये भी हमने अभी अभी लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन में सेम यही बात सीखी है। इसका मतलब है बी भी ठीक है, सी भी ठीक है और डी भी ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं a man standing on the top of a tower throws a ball straight up with initial velocity vi. At the same time he throws the second ball straight down with the same speed. Which ball will have larger speed when it strikes the ground? वो कह रहे हैं किस बॉल की स्पीड ज्यादा होगी अगर वो ग्राउंड को स्ट्राइक करे। फर्स्ट कर लें, जो टॉवर था वो कुछ ऐसा है, ये है वो टॉवर जिस पर वो आदमी खड़ा है, राइट। अब उसने एक बॉल को तो ऊपर की तरफ फेंक दिया, जिस बॉल को उसने ऊपर की तरफ फेंका, फर्ज कर लें वो ये था, ये बॉल ऊपर की तरफ गया, और एक बॉल को उसने नीचे सेम स्पीड से फेंक दिया। दोनों की स्पीड इस लेवल से सेम थी। अब ये जो बॉल ऊपर जा रहा था, जब ये बॉल ऊपर पहुंचेगा तो क्या होगा? ऊपर जाते जाते इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होती जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच के ये वापस आएगा, वापस आके इसी लेवल से जब ये गुजरेगा, इसी लेवल से जब ये गुजरेगा, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसने गेन की थी वो सारी लूज करके दोबारा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसको मिल जाएगी जितनी काइनेटिक एनर्जी इस टॉप मोस्ट पॉइंट से ऊपर जाते हुए थी। इसका मतलब है नीचे आते हुए भी इसी लेवल से गुजरते हुए इसकी स्पीड बिल्कुल वही होगी जो स्पीड ऊपर जाते हुए थी। इसका मतलब ये हुआ कि इस लेवल से अगर देखा जाए तो इन दोनों बॉल्स की स्पीड बिल्कुल सेम है। पहले की तो पहले ही सेम है, जिसको हमने नीचे फेंका था, जिसको ऊपर फेंका था वो भी इस पॉइंट से जब गुजरेगा तो उसकी स्पीड बिल्कुल वही होगी। इसका मतलब है जब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स नीचे यानी ग्राउंड की तरफ आते जाएंगे तो इनकी वेलोसिटी मुसलसल एक ही अंदाज में इंक्रीज करेगी, क्योंकि दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम एक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोनों सेम स्पीड से आकर यहाँ टकराएंगे। और साथ ये भी पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है कि यहाँ पर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं कर रहे। अगर एयर फ्रिक्शन इग्नोर नहीं कर रहे तो फिर बड़ा आइडियल केस हो जाएगा और दोनों की स्पीड बिल्कुल सेम होगी। सारी वही एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी गई है, आप इसको देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। जो बात मैंने एक्सप्लेन की है सारा कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a ऑफ अ कार आर। अब सबसे पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल कब होते हैं? जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव पैदा होता है। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब पैदा होता है? जब गाड़ी की वेलोसिटी में आप इजाफा करते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ कार इज बीइंग इंक्रीज्ड देन इन अ स्ट्रेट लाइन देन बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल। इसी तरह एंटी पैरेलल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल कब होते हैं? जब नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होता है, वेलोसिटी एक डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा करना। और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब पैदा होता है? जब गाड़ी की वेलोसिटी में आप कमी करेंगे। उसी स्ट्रेट लाइन में चलते हुए अगर वेलोसिटी में कमी कर रहे हैं देन एक्सेलरेशन वुड बी नेगेटिव विच इज अगेंस्ट या एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। थर्ड में वो कह रहा था परपेंडिकुलर टू वन अनदर। अब आप देखें, अगर कोई बॉडी या कार सर्कल में घूम रही है, अगर कार सर्कल में घूम रही है तो नोट कीजिएगा गाड़ी की वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग होगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के अलॉन्ग होता है, जो यहाँ पर किस डायरेक्शन में आएगा? इन टू द रेडियली इनवर्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। और यहाँ पर आप गौर करें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान कितना एंगल है? बिल्कुल 90 का एंगल जी। इसके बाद पार्ट 4 में वो कह रहा है व्हाट इज v इज 0 बट a इज नॉट 0। वो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ कार 0 है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है। ये भी पॉसिबल है, अगर आप चलती गाड़ी पे सडन ब्रेक लगाएं
तो एंड पे जाके वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, लेकिन एंड पे आपने नोट किया होगा एक जर्क लगता है, एक झटका छोटा सा लगता है, इसका मतलब है उस वक्त एक्सेलरेशन था। इसी तरह अगर गाड़ी को आप जस्ट स्टार्ट देते हैं, गाड़ी को आप एकदम चलाना शुरू कर देते हैं, तो इन द वेरी बिगिनिंग एक्सेलरेशन जीरो होगा, लेकिन वेलोसिटी उस वक्त जीरो होगी, लेकिन उस वक्त एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। इसी तरह अगर चलती गाड़ी को आप एकदम यू टर्न देते हैं, तो एट द मोमेंट जब आप यू टर्न दे रहे थे तो वेलोसिटी उस वक्त जीरो होगी, लेकिन एक्सेलरेशन वहां पर भी नॉन जीरो होगा, यानी एक्सेलरेशन वहां पर भी पैदा हो रहा होगा। इसी तरह पार्ट 5 में कह रहा है ए इज जीरो बट वी इज नॉट जीरो। ये तो सबसे आसान है, वी इज नॉट जीरो मतलब वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन जीरो है। ये कैसे पॉसिबल है? जब आप गाड़ी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में चलाते जाएं तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जीरो नहीं है, और वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने की वजह से एक्सेलरेशन इस केस में जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? एक्सप्लेन। तो कह रहा है कि क्या कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन को हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली मोशन कह सकते हैं? कह सकते हैं। वो इस तरह, अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है और अगर मैं उस वक्त उसका एक्सेलरेशन पूछूं तो आंसर आप क्या देंगे? जीरो। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहे, ये मुसलसल कांस्टेंट ही रहे, तो एक्सेलरेशन भी जीरो ही रहेगा। तो एज अ मैटर ऑफ हम इसको एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद यही सारी बात मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। When body moves with constant velocity, then its acceleration is zero. And when body continues moving with same constant velocity, then acceleration is zero. That is constant. Question number 8 में कह रहा है find the change in momentum for an object subjected to a given force for an object for a given time and state the law of motion in terms of momentum. यानी न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हमने फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है जी? फर्स्ट कर लें, एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से जा रहा था, उसका मैस m है, हमने उस पर एक फोर्स लगाई t टाइम के लिए और उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो गई। इसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस तरह से लिख सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये जो वेक्टर का साइन है ये सिर्फ एक्सेलरेशन के ऊपर है। इसके बाद यहाँ से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, वी आई इस तरफ चला गया और टी के साथ हमने नीचे डिवाइड कर दिया। उसके बाद आप गौर करें, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से मैंने ए का फॉर्मूला बना लिया, एफ डिवाइडेड बाय एम। अब इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। बाद में इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? एफ ओवर एम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसके बाद आप गौर करें, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मैथ्स को राइट हैंड साइड पे मैं ले गया और आगे चल के हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वी एफ माइनस एम वी आई बन गया। एम वी एफ क्या है? फाइनल मोमेंटम। एम वी आई क्या है? इनिशियल मोमेंटम। यहाँ से मेरे पास फिर आ गया एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, जिसे हम लिख सकते हैं डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। और इसे वर्ड्स में बोलेंगे तो हम बोलेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी। यही है न्यूटन्स लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम।